Hello, good afternoon. Now I am going to teach you the topic on a ulcer, which is modern of Savarn Shukla. Yeah, Swarn Shukla. तो सवर्ण शुक्ल या सवर्ण शुक्ल जो है वो कृष्णगत व्याधि है। उसका मॉडर्न जो कौन है अल्सर है। जैसा अभी मैंने आपको पढ़ाया था, सवर्ण शुक्र या शुक्ल में जो दोष है वो रक्तजार, वो असाध्य व्याधि है। और उसको मॉडर्न में हम जो है कॉर्नियल अल्सर से कंपेयर करते हैं। तो कॉर्नियल अल्सर आपके सिलेबस में है। ये जो है आपके सिलेबस को आप देखोगे तो उनमें जो मॉडर्न डिजीजेज हैं उनको अलग से ही लिखा गया है। तो जब भी आप कोई स्टडी करें तो उससे पहले आप अपना सिलेबस जरूर देख लें। तो जैसे मेरी बुक है उसमें सारे टॉपिक्स दे रखे हैं। उसमें बहुत सारे टॉपिक्स इस लेवल के हैं कि वो पीजी लेवल के हैं। तो अभी जो मैं यहाँ पे आपको स्टडी करा रहा हूँ वो आपके लेवल की, यूजी लेवल की, और आपके स्ट्रिक्टली आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली करवा रहा हूँ। तो कृपया जब भी आप कोई टॉपिक उठाएं उसको पढ़ने के लिए तो पहले सिलेबस जरूर देख लें। तो लीजिए कॉर्नियल अल्सर को स्टार्ट करते हैं। सो कॉर्नियल अल्सर, corneal ulcer or ulcerative keratitis or eye sore is an inflammatory or more seriously infective condition of the cornea involving disruption of its epithelial layer with involvement of the corneal stroma. तो ये कॉर्निया की इन्फ्लेमेटरी या इन्फेक्टिव कंडीशन है। इन्फेक्टिव कंडीशन होगी तो ये बहुत सीरियस हो जाएगी। इसको हम अल्सरेटिव केराटाइटिस भी कहते हैं, आई सोर भी कहते हैं। इसमें कॉर्निया की जो एपिथेलियल लेयर है वो वोमस मेम्ब्रेन जो सेकंड लेयर है और स्ट्रोमल लेयर जो थर्ड लेयर है वो इन्वॉल्वमेंट की रहती है। इसके टाइप्स हैं लोकेशन के अकॉर्डिंगली सेंट्रल और पेरिफेरल, हाइपोक्रोन के एसोसिएशन के अकॉर्डिंगली सिंपल कॉर्नियल अल्सर और हाइपोक्रोन कॉर्नियल अल्सर। मैंने आपको पहले बताया हाइपोक्रोन होता है पस इन द एंटीरियर चैम्बर। देन अकॉर्डिंग टू स्लफ फॉर्मेशन ये नॉन स्लफिंग हो सकता है, स्लफिंग हो सकता है। अकॉर्डिंग टू पुएलेंट हो सकता है, नॉन पुएलेंट हो सकता है। अकॉर्डिंग टू डेप्थ कितना गंभीर या कितना डीपली सिचुएटेड है उसके अकॉर्डिंगली सुपरफिशियल हो सकता है, डीप हो सकता है। देन कॉर्नियल अल्सर विद इंपेंडिंग परफोरेशन, जिसमें भी परफोरेशन होना वाली है। देन परफोरेटिव कॉर्नियल अल्सर, इसमें परफोरेशन ऑलरेडी हो चुकी है। देन अकॉर्डिंग टू कॉज ये बैक्टीरियल, वायरल, फंगल, पैरासाइटल, क्लैमिडियल या प्रोटोजोअल। तो इसमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो इन्वॉल्व हो सकते हैं इसको कॉज करने में। फिर इसके क्लिनिकल फीचर्स पे आते हैं। सिम्टम्स में रेड आई, सिवियर पेन, फीलिंग ऑफ फॉरेन बॉडी सेंसेशन इन द आई, टीयर्स, पस और थिक डिस्चार्ज ड्रेनिंग फ्रॉम द आई, आई से पस या थिक डिस्चार्ज आना शुरू हो जाता है। विजन का ब्लड होना, पेन व्हेन लुकिंग एट ब्राइट लाइट्स, लिड्स का स्वॉलन होना। अगर अल्सर बहुत बड़ा है तो उसको हम बिना किसी मैग्निफिकेशन के, स्लिट लैंप के या किसी भी और मैग्नीफाई ग्लासेस या लेंसेज के बिना भी कॉर्निया पे देख सकते हैं एक राउंड स्पॉट के रूप में। इसमें जो साइंस मिलते हैं वो है स्वॉलन लिड्स, कंजक्टिवा कीमोज, कीमोज मींस एडिमा ऑफ द कंजक्टिवा, and hyperemic ciliary congestion present। तो कंजेशन प्रेजेंट होता है इसमें। cornea rough and areas of ulcer visible, meiosis, small pupil, meiosis means constriction of pupil, जो कि sphincter pupillary मसल का कार्य है। तो फिर हम इसके डायग्नोसिस पे आते हैं। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन द स्लिट लैंप इज मस्ट, तो स्लिट लैंप एग्जामिनेशन इसमें मस्ट है। फिर हम इसमें
कॉर्नियल अल्सर के दूसरे कॉजेज को फाइंड करने के लिए, डायग्नोज करने के लिए डिफरेंट मेथड्स अपनाते हैं, जिसमें पहले डाई फ्लोरेसेंस डाई यूज करते हैं फॉर स्टेनिंग, which is taken up by the exposed corneal stroma and appears green helps in defining the lid margins of the corneal ulcer. It also reveals the details of the surrounding epithelium. तो फ्लोरेसेंस स्टेन से जो है जो ये ग्रीन कलर दे देता है अल्सर को, और इससे अल्सर के डिटेल्स का पता चल जाता है। इसी कार्य के लिए हम रोज बेंगाल डाई का यूज कर सकते हैं स्टेनिंग के लिए, और उसका जो साइड इफेक्ट है कि वो वेरी इरिटेटिंग होते हैं। Then Gram's preparation में reveal the bacteria. ग्राम प्रिपरेशन से हमें पता चल जाता है कि कौन सा बैक्टीरिया ने इसको कॉज किया। Then KOH preparation में reveal the fungi. फंगाई को रिवील करने के लिए KOH preparation. Streamer's test for keratoconjunctivitis. केराटोकंजक्टिवाइटिस जिसमें कॉर्निया भी इन्वॉल्व हो चुका है और कंजक्टिवा दोनों इन्वॉल्व है, उसमें स्ट्रीमर्स टेस्ट किया जाता है। देन फेशियल नर्व पैरालिसिस के लिए फेशियल नर्व फंक्शन एनालिसिस की जरूरत पड़ती है। देन कमिंग टू इट्स पैथोलॉजी, इसकी पैथोलॉजी को 4 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है फॉर लर्निंग पर्पस, फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस। First stage of infiltration. Infiltration of inflammatory cells occur, resulting in the necrosis of the involved tissue. तो inflammatory cells जो उनकी infiltration होती है, जिससे जो involved tissue है उसमें necrosis हो जाती है। Second stage of ulceration. तो necrosis के कारण ये stage of ulceration की आती है. It occurs due to necrosis and sloughing of corneal layers. तो मैक्रोसिस होती है, उससे अल्सरेशन होती है और कॉर्नियल लेयर्स की स्लफिंग हो जाती है। प्रोजेक्शन ऑफ द वॉल्स ऑफ द अल्सर टेक्स प्लेस। अल्सर की जो वॉल्स हैं वो उभर आती हैं, प्रोजेक्ट हो जाती हैं। हाइपरेमिया ऑफ सर्कम कॉर्नियल वेसल्स अकर। सर्कम कॉर्नियल वेसल्स की हाइपरेमिया हो जाता है, which occur resulting into accumulation of purulent exudates on the cornea, जिसके कारण प्यूरलेंट एक्सुडेट जो है कॉर्निया के ऊपर अक्यूमुलेट कर जाते हैं। तो सर्कमकॉर्नियल कंजेशन जो होती है वो सराउंडिंग द कॉर्निया होती है, जिसमें एपिस्क्लेरल वेसल्स की लीकेज के कारण ऐसा होता है। तो फर्दर प्रोग्रेशन ऑफ अल्सरेशन में टेक प्लेस। तो इसमें नेक्रोजिंग, sloughing of the corneal layers, projection of the walls of the ulcer, hyperemia of circumcorneal vessels, accumulation of purulent exudates on the cornea, ये सारे कारणों से जो है अल्सर का साइज जो है ये प्रोग्रेशन और ज्यादा बढ़ जाता है। थर्ड जो है स्टेज ऑफ रिग्रेशन। अब रिग्रेशन की स्टेज आ जाती है। पोस्ट डिफेंस मैकेनिज्म एंड ट्रीटमेंट टेकन इंड्यूस रिग्रेशन। तो जो इम्यून सिस्टम है उसके कारण और जो ट्रीटमेंट या पेशेंट ले रहा है जो ट्रीटमेंट, उससे रिग्रेशन शुरू हो जाता है। Thus phagocytosis takes place resulting into initial enlargement of the ulcer. Phagocytosis जो है स्टार्ट हो जाती है, जिससे शुरुआत में जो अल्सर की और ज्यादा enlargement हो जाती है। Superficial vascularization further augment the immune response. सुपरफिशियल वेस्कुलराइजेशन जो है वो इम्यून रिस्पांस को और ज्यादा बढ़ा देती है। तो ये जो है होस्ट डिफेंस मैकेनिज्म हो गया, ट्रीटमेंट हो गया और वेस्कुलराइजेशन जो हो गया, इनके कारण जो है रिग्रेशन की स्टेज ये आती है और ये रिग्रेशन की स्टेज में ऐसा होता है। हीलिंग occurs with epithelialization of the edges. एजेस की हीलिंग में एपिथेलाइजेशन होता है। स्टेज ऑफ सिकेट्राइजेशन, तो एपिथेलाइजेशन के कारण जो है फाइब्रस टिश्यू फॉर्म होता है, which is composed of granulation tissue.
So due to progressive epithelialization, fibrous tissue is formed, which is composed of granulation tissue. तो प्रोग्रेसिव एपिथेलाइजेशन के कारण फाइब्रस टिश्यू की फॉर्मेशन होती है और ये फाइब्रस टिश्यू ग्रैन्युलेशन टिश्यू का बना होता है। तो इसके कारण जो है एपिथेलियाइजेशन हो गई है, फाइब्रस टिश्यू की फॉर्मेशन हो गई है, जिसकी वजह से हीलिंग के साथ साथ स्कार फॉर्मेशन भी होता है, जो कि कॉर्नल ओपेसिटी, जो कि डिफरेंट डेंसिटी की हो सकती है, जो कि स्कार फॉर्मेशन पर निर्भर करता है। अगर सुपरफिशियल है तो बिना किसी ओपेसिटी के हीलिंग हो जाती है। The healing takes place with scarring. This may lead to corneal opacity of very density. आगे हम पढ़ेंगे ये नेबुला, मैक्यूला और ल्यूकोमा तीन टाइप की होती है अकॉर्डिंग टू देयर डेंसिटी। तो इनकी वेरी डेंसिटी के अकॉर्डिंगली स्कार फॉर्मेशन होता है, और अगर अल्सर सुपरफिशियल है तो उसमें ओपेसिटी डेवलप नहीं होती, वो बिना ओपेसिटी के ही ठीक हो जाता है। फिर हम इसके ट्रीटमेंट में आते हैं। तो इसकी ट्रीटमेंट को हम डिफरेंट पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है स्पेसिफिक थेरेपी। स्पेसिफिक थेरेपी में एंटीबायोटिक्स आती हैं। एंटीबायोटिक्स में टॉपिकल यानी कि जिसको हम लोकली अप्लाई करते हैं, दे शुड बी यूज्ड टू कवर बोथ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिजम्स। तो उनको बोथ ग्राम पॉजिटिव और बोथ ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिजम्स जो कवर करती हैं वो एंटीबायोटिक्स यूज में ली जाती है। एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट एप्लीकेशन एट बेड टाइम, इसको बेड टाइम पे लगाया जाता है। सिस्टमिक एंटीबायोटिक्स, इसमें सिस्टमिक एंटीबायोटिक्स की आवश्यकता नहीं होती है। इसकी आवश्यकता सिर्फ तभी पड़ती है अगर परफोरेटेड कॉर्नियल अल्सर की डेवलपमेंट हो चुकी है तो। नॉन स्पेसिफिक थेरेपी, साइक्लोप्लेजिक ड्रग्स। साइक्लोप्लेजिक ड्रग्स मैंने आपको बताया जैसे कि जो पैरालिसिस ऑफ अकोमोडेशन करती हैं या स्पाज्म ऑफ अकोमोडेशन करती हैं और आइज को रेस्ट देती हैं। So these are useful to provide rest to the eye. Atropine, amotropine, and cyclopentolate are the drugs. और नॉन स्पेसिफिक थेरेपी में हम सिस्टमिक एंटी इंफ्लेमेटरी एंड एनाल्जेसिक्स देते हैं। उसके बाद जनरल मेजर्स आते हैं इसमें न्यूट्रिशन। It should be taken care of. विटामिन रिच डाइट should be given. विटामिन रिच डाइट देनी चाहिए पेशेंट को। हॉट फर्मेंटेशन से जो है पेन रिड्यूस होता है और पेशेंट को आराम मिलता है। Then pad and bandage. It is useful for protection of the eye and healing of the ulcer as well. तो पैड एंड बैंडेज एक तो आईज को जो है प्रोटेक्शन देता है, दूसरा जो अल्सर है उसकी हीलिंग के लिए भी है ठीक है और रहता है। फिर इसमें रिमूवल ऑफ द कॉन्टैक्ट लेंस इमीडिएटली। अगर कॉन्टैक्ट लेंस पहने हुए हैं तो उनको इमीडिएटली रिमूव करना। देन रबिंग और टचिंग ऑफ द आई शुड बी अवॉइडेड। आईज को टच करना या उनको रब करना अवॉइड करना चाहिए। वॉशिंग हैंड्स, ड्राइंग विद क्लीन टॉवल विल लिमिट स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन। हाथ को धो के साफ कपड़े से पोंछना जो इन्फेक्शन को लिमिट करेगा। इन सीवियर केसेस हॉस्पिटलाइजेशन में रिक्वायर्ड, और केसेस फ्री है तो हॉस्पिटलाइजेशन की रिक्वायरमेंट है। तो थैंक यू वेरी मच। ये कॉर्नियल अल्सर का टॉपिक खत्म हो गया है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके डेफिनेशन, टाइप्स, क्लिनिकल फीचर और पैथोलॉजी की स्टेजेस, ट्रीटमेंट, ये सारी आपको समझ में आ गई होंगी, ऐसा मेरा मुझे फील हो रहा है। And I think I am right. So thank you. Good afternoon. Have a nice day. Thanks a lot.